दिस इज योर इंजीनियर। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7 दैट इज फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ये जो चैप्टर है ना ये बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा अटेंशन दे देना वीडियो को एंड चैप्टर होगा क्रिस्टल क्लियर और कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाए तुम लोग चुटकी में सॉल्व कर दोगे। वीडियो को एंड तक देते हो तो एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा जिसके एग्जाम में आने के चांसेस हाई होंगे। बाकी यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को और हाँ हमारे ऐप से जाके प्रीमियम नोट्स और सूरवीर बैच को ज्वाइन कर लेना जो कि हमारे फिजिकल एजुकेशन का क्रैश कोर्स है। इसे ज्वाइन करते हो तो फिजिकल एजुकेशन में काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आराम से चुकमुकु बैठो एंड सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से सब टॉपिक्स को कवर अप करना है। तो यार सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस जो कि मार्क हो रहा होगा। सेकंड टॉपिक हम लोगों का इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, यानी कि तुम्हारे पूरे मसल के सिस्टम में एक्सरसाइजेस का क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या अंतर आता है जब तुम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, मसल के सिस्टम में क्या क्या अंतर आता है उसके बारे में पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि तुम्हारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं रेगुलर एक्सरसाइजेस से, उसके बारे में जानेंगे। चौथा टॉपिक है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, ठीक है, यानी कि तुम्हारा एज धीरे धीरे बढ़ता है तो क्या क्या चेंजेस बॉडी में आता है उसके बारे में पढ़ना है। पांचवा और आखिरी टॉपिक हम लोगों का स्पोर्ट्स इंजरीज, जिसमें अलग अलग टॉपिक को कवर अप करना है, ठीक है, लोड मत लो, सब चीज करवाऊंगा। व्हाई फियर व्हेन आईज भैया इज हियर। तो अब चलो शुरू करते हैं सबसे पहले सब टॉपिक से। तो यार फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज देख लेते हैं कि स्पोर्ट फिजियोलॉजी क्या होता है। स्पोर्ट फिजियोलॉजी तुम लोगों का स्टडी है, पढ़ाई है कि कैसे तुम्हारा ह्यूमन बॉडी काम करता है, पूरा शरीर कैसे काम करता है, उसके साथ साथ एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और फिजिकल एक्टिविटी के दौरान कैसे तुम्हारा जो पूरा बॉडी है वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पोर्ट फिजियोलॉजी। एक नंबर में आ सकता है, याद कर लेना डेफिनेशन। तुम्हारा स्पोर्ट फिजियोलॉजी जो है वो हमें हेल्प करता है ये समझने में कि कैसे तुम्हारा लंग्स, हार्ट, मसल और एनर्जी सिस्टम जो है वो एक साथ मिलकर काम करता है, जिससे तुम्हारा परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ और फिटनेस जो है वो इंक्रीज होती है। याद कर लेना, ठीक है। अगर आता है कुछ रिलेटेड तुम्हारे स्पोर्ट फिजियोलॉजी का तो चेप देना, फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यार हमारा सबसे पहले टॉपिक क्या है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, यानी कि तुम्हारा फिजिकल फिटनेस का ना अलग अलग कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, जैसे कि स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये चार चीज किस चीज पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, वो इस टॉपिक में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो तुम्हारे स्ट्रेंथ को, तुम्हारे ताकत को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है, साइज ऑफ मसल। कोई भी इंडिविजुअल में अगर मसल का साइज बड़ा है तो उसमें ज्यादा ताकत होगी, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। एग्जांपल दूं तो ऐसा जिम का व्यक्ति जो जिसका मसल जो है वो फूला फूला है, बड़ा बड़ा है, तो उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगा नॉर्मल इंसान के कंपेयर में, समझ रहे होगे। अगर हम लोग बात करें लड़का और लड़की के बीच में तो जो मेंस होते हैं उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होता है। क्यों ज्यादा स्ट्रेंथ होता है एज कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि जो मेंस होते हैं उसमें ज्यादा मसल साइज होता है, यानी कि उनमें मसल का साइज बड़ा होता है, इसलिए ज्यादा ताकत होता है मेन में, समझ गए होगे, यानी कि मेल्स में ज्यादा ताकत होता है। अब जो तुम्हारा होता है साइज ऑफ मसल, ये तुम लोग इंक्रीज कर सकते हो ट्रेनिंग के हेल्प से। अगर तुम लोग रेगुलर वेट ट्रेनिंग करोगे, डंबल संबल उठाओगे, गर्लफ्रेंड को उठाओगे, तो तुम्हारा जो वेट ट्रेनिंग है वो तुम लोग करोगे, जिससे तुम्हारा मसल का साइज इंक्रीज होगा, जिससे ताकत, स्ट्रेंथ तुम्हारा बढ़ जाएगा। सेकंड फैक्टर है मसल कॉम्पोजिशन। इसे थोड़ा बायोलॉजी के टर्म में समझना होगा। देखो तुम्हारा जो मसल है ना वो दो फाइबर से मिलकर बनता है, फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर। फास्ट ट्विच फाइबर को व्हाइट फाइबर बोलते हैं, स्लो ट्विच फाइबर को रेड फाइबर बोलते हैं। जो तुम्हारा फास्ट ट्विच फाइबर होता है ना वो जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, जिससे ये ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है। इसके उल्टा जो स्लो ट्विच फाइबर होता है ना वो बहुत ही धीरे कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, जिससे वो एंड्योरेंस को बढ़ाता है। यानी कि अगर स्लो ट्विच फाइबर तुम्हारे मसल में ज्यादा है तो तुम लोग लंबा टाइम तक कोई भी काम
काम को कर सकते हो, और फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा है तो कोई भी काम को तुम लोग स्पीड से कर सकते हो और ज्यादा स्ट्रेंथ से कर सकते हो। समझ गए होगे, दोनों के अपने अपने बेनिफिट है। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल अगर फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा है, कोई भी इंडिविजुअल के मसल में फास्ट ट्विच फाइबर का ज्यादा तुम लोगों का मात्रा है तो उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। समझ गए होगे, फास्ट ट्विच फाइबर जो होता है इसे तुम लोग अपने से जनरेट नहीं कर सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से तुम लोग फास्ट ट्विच फाइबर को अपने बॉडी में नहीं जनरेट कर सकते हो, ये जेनेटिकली तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें मिलता है। आई होप क्लियर होगा। अब हमारा तीसरा फैक्टर कौन सा है? तीसरा फैक्टर है बॉडी वेट। एक एग्जांपल से समझो, दो बंदे हैं, एक बंदा का वेट है 100 केजी, एक बंदा का वेट है 50 केजी, ठीक है। दोनों को डेडलिफ्ट करने बोला गया है, ठीक है। तो कौन डेडलिफ्ट ज्यादा उठा पाएगा ये बताओ। ऐसा बंदा जिसका वेट ज्यादा है ऑब्वियसली वो ज्यादा डेडलिफ्ट उठा पाएगा, ये तुम सभी को पता है। यानी कि ऐसा बंदा जिसमें वेट ज्यादा होता है उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, ज्यादा ताकत होता है एज कंपेयर टू उस बंदे में जिसका वेट कम होता है। आई होप क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर कोई बंदा 50 केजी का है, उसे तुम अगर बोलोगे कि तुम 100 केजी को आदमी को उठाओ तो क्या वो उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। लेकिन 100 केजी वाले आदमी को तुम लोग बोलोगे कि 50 केजी वाला इस आदमी को उठाओ तो वो तो आराम से उठा लेगा। तो आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा दोनों एग्जांपल से, ठीक है। चौथा फैक्टर हम लोगों का इंटेंसिटी ऑफ नर्व इंपल्स। तो यार यहां पे हम लोगों को बस यही बोला गया है कि अगर तुम्हारा नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग नर्व इंपल्स से तुम्हारे मोटर यूनिट्स को भेजता है तो तुम्हारा बॉडी ज्यादा ताकत जनरेट करता है। एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक सिचुएशन ले लो कि तुम लोगों को साइलेंडर उठाना है घर में, ठीक है, या फिर कोई घर में हैवी वेट को उठाना है और वही डेडलिफ्ट को उठाना है तुम्हारे जिम में, ठीक है। दोनों 50-50 केजी का है। लेकिन अगर तुम्हारे जिम में तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हैं तो तुम्हारे अंदर ऐसे नर्व इंपल्सेस जनरेट होंगे जो तुम लोगों को ये बताएंगे कि यार अगर डेडलिफ्ट को नहीं उठाया तो यहाँ पे बेइज्जती हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग नर्व इंपल्सेस जनरेट होते हैं बॉडी में, जिससे मोटर यूनिट में ज्यादा स्ट्रेंथ जनरेट होती है और डेडलिफ्ट तुम लोग उठा लोगे ताकि तुम्हारा बेइज्जती ना हो। वहीं घर में मम्मी के सामने तो शर्म उरम है नहीं कुछ, तो यार मम्मी को बोलोगे कि मम्मी यार ये साइलेंडर मुझसे नहीं उठ रहा, भाई तुम भी हेल्प कर दो। ये चीज होता है। यानी कि अगर तुम्हारा नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग नर्व इंपल्स भेजेगा तो ज्यादा ताकत जनरेट होता है। तो तुम्हारे नर्वस सिस्टम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तुम्हारे स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो है वो स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि तुम्हारे नर्वस सिस्टम अगर हैवी नर्व इंपल्सेस भेजता है, अगर तेज नर्व इंपल्सेस भेजता है तो तुम्हारी जो बॉडी है उसमें ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है और तुम्हारा जो मोटर नर्व्स होता है यानी कि मोटर यूनिट जो होता है वो तेजी से काम करती है, जिससे तुम्हारा स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। आई होप क्लियर होगा। एक एग्जांपल देता हूं कि अगर तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता दौड़ रहा है तो तुम्हारा जो नर्व इंपल्सेस है वो तुम्हारे नर्वस सिस्टम बहुत तेजी से भेजेगा, बहुत ही स्ट्रांग भेजेगा, जिससे तुम ज्यादा तेजी से दौड़ सकते हो। समझ गए होगे। सेकंड है तुम लोगों का मसल कंपोजिशन। अगर तुम्हारे बॉडी में फास्ट ट्विच फाइबर का मात्रा ज्यादा है, मसल में फास्ट ट्विच फाइबर का मात्रा ज्यादा है, तो मैंने तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जल्दी जल्दी होता है, जिससे ज्यादा एनर्जी तुम लोगों का जनरेट होता है, जिससे तुम लोग ज्यादा स्पीड में दौड़ सकते हो। तीसरा है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या होता है कि अचानक तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है जिससे तुम लोग तेजी से दौड़ पाते हो, इसे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। सपोज करते हैं एक रेस है जिसमें तुम्हारा जो होता है कोच यानी कि अंपायर, वो बोलता है गेट सेट गो, गेट सेट गो बोलता है, तो तुम्हारे अंदर अचानक ही एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आएगा जिससे तुम लोग बहुत ही तेजी से स्टार्ट करते हो, तो इसे ही एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ रहा है तो तुम्हारे अंदर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी जिससे और तेजी से तुम लोग दौड़ सकते हो। तो तुम्हारे अंदर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जनरेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम लोग रेगुलर ट्रेनिंग से अपने अंदर जनरेट कर सकते हो, और ये डिपेंड करता है तुम्हारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के ऊपर। आई होप क्लियर होगा। चौथा फैक्टर है बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर, यानी कि अगर तुम्हारा जो बॉडी है, तुम्हें पता है कि एटीपी जनरेट करता है, एनर्जी करेंसी है, जो कि अगर तुम्हारे बॉडी में ज्यादा एटीपी जनरेट होगी तो ज्यादा एनर्जी तुम लोगों के अंदर आएगी, जिससे तुम लोग अपने लेग्स को ज्यादा मूवमेंट में ज्यादा तेजी से चला सकते हो, जिससे तुम लोग ज्यादा स्पीड में कोई भी काम को कर सकते हो। आई होप क्लियर होगा। पांचवा तुम लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है तो तुम लोग अपने इंटरनल रेजिस्टेंस जो बॉडी में होता है वो तुम लोग उससे ओवरकम कर सकते हो और ज्यादा तेजी से तुम लोग दौड़ सकते हो। समझ गए होगे। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या होता है कि कोई भी काम को तुम लोग लंबे टाइम तक कर सकते हो, उसे एंड्योरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स तुम्हारे एंड्योरेंस को अफेक्ट करता है वो देखते हैं।
सबसे पहला फैक्टर है एरोबिक कैपेसिटी। तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए होता है तो वो ऑक्सीजन अगर एडिक्वेट मात्रा में सप्लाई होते रहेगा ब्लड में तो एनर्जी रेगुलरली तुम्हारा बनते रहेगा। और जहां तुम्हारे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है, जहां तुम्हारा ऑक्सीजन कम होता है, वैसे ही तुम लोग थकने लगते हो और एनर्जी लेवल कम होने लगता है। तो अगर तुम लोगों को एंड्योरेंस जनरेट करना है, यानी कि लंबे टाइम तक कोई काम करना है, तो तुम्हारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा रेगुलरली अच्छे से सप्लाई होनी जरूरी है रेगुलर टाइम तक। इसलिए तुम लोगों को बोला गया है कि एनर्जी लिबरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एंड्योरेंस परफॉर्मेंस। इसलिए एरोबिक कैपेसिटी तुम्हारे बॉडी में होना जरूरी है ताकि तुम्हारा जो बॉडी है वो अच्छे से ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन कर सके जब एनर्जी चाहिए। आई होप समझ गए होगे। सेकेंड है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। तुम लोग अगर दौड़ते हो ना तो तुम्हारी बॉडी में जो है लैक्टिक एसिड जनरेट होता है। तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता है। और ये जो लैक्टिक एसिड है ना, इसे तुम्हारा जो पैर है उसका स्ट्रेंथ कम होगा, यानी कि मसल्स का स्ट्रेंथ कम होता है, पेन जनरेट होता है और तुम्हारा जो मसल है वो थक जाता है और एक टाइम में तुम लोग रुक जाते हो। तो तुम्हारी जो बॉडी है अगर ज्यादा लैक्टिक एसिड को टॉलरेट कर पाता है तो तुम लोग लंबे टाइम तक कोई भी काम को कर सकते हो, जिससे तुम्हारा एंड्योरेंस लेवल बढ़ जाएगा। अब यह तुम्हारा जो लैक्टिक एसिड है ना, ये लैक्टिक एसिड टॉलरेंस तुम लोग रेगुलर ट्रेनिंग से इंप्रूव कर सकते हो और लंबे टाइम तक तुम लोग बढ़ा सकते हो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस को। आई होप समझ गए होंगे। तीसरा है मूवमेंट इकोनॉमी। एक मैराथन चल रहा है तो एक बंदा जो है वो बहुत तेजी से दौड़ता है, ठीक है, आधे घंटे का रेस है, ठीक है, तो वो बहुत ही तेजी से दौड़ता है तो कुछ देर में वो 100% थक जाएगा 10 मिनट दौड़ के। लेकिन एक बंदा जो धीरे धीरे कांस्टेंट स्पीड में दौड़ रहा है वो अपना एनर्जी को बचा के रखता है, जिससे वो आधे घंटे का रेस जीत जाता है, ठीक है। तो ये होता है, यानी कि कोई भी बंदा अगर रेगुलर कांस्टेंट स्पीड में दौड़ रहा है तो उसमें जो एनर्जी का लेवल है वो धीरे धीरे कम होगा, जिससे उसकी एंड्योरेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। समझ गए होंगे। चौथा तुम लोगों का क्या है, मसल कॉम्पोजिशन। मैंने बोला कि तुम्हारे मसल में फास्ट ट्विच फाइबर होता है, स्लो ट्विच फाइबर होता है। फास्ट ट्विच फाइबर तुम्हारा काम क्या चीज में आता था, स्पीड में और स्ट्रेंथ में, और स्लो ट्विच फाइबर जो है वो धीरे कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, यानी कि धीरे धीरे एनर्जी जनरेट करवाता है मसल्स में, जिससे क्या होता है, जिससे तुम्हारा एंड्योरेंस लेवल बढ़ता है और कोई भी काम को तुम लोग लंबे टाइम तक कर सकते हो। यानी कि किसी भी बंदे के अंदर अगर स्लो ट्विच फाइबर की मात्रा ज्यादा है तो उसमें एंड्योरेंस लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। एंड्योरेंस लेवल बढ़ाना है तो स्लो ट्विच फाइबर तुम्हारे बॉडी में ज्यादा होना चाहिए। समझ गए होगे, जो कि जेनेटिकली आता है, ठीक है, ट्रेनिंग से तुम लोग एक्वायर नहीं कर सकते हो स्लो ट्विच फाइबर को। तो आई होप क्लियर है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि कौन कौन से फैक्टर जो है डिटरमाइन करता है तुम्हारे फ्लेक्सिबिलिटी को। तो यार सबसे पहला फैक्टर है मसल स्ट्रेंथ। अगर तुम्हारा जो मसल्स है वो स्ट्रांग है तुम्हारे बॉडी में तो तुम्हारा जो बॉडी है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकता है। एग्जांपल दूं तो अगर तुम लोग अपने पैर को स्ट्रेच करते जाओगे तो एक टाइम में क्या होगा, अगर तुम लोग ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो तुम्हारे मसल में क्रैम्प आ जाएगा, मसल टॉर्न हो सकता है। तो इसलिए अगर तुम्हारा मसल जो स्ट्रांग है, अगर मसल स्ट्रांग होता है तो तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आराम से तुम्हारी बॉडी जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकती है और तुम्हारी बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है अगर तुम्हारा जो मसल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है तो। सेकंड है जॉइंट स्ट्रक्चर। जॉइंट स्ट्रक्चर क्या होता है, तुम्हारा जो जॉइंट है ना, बहुत सारे लोगों में जो जॉइंट स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, यानी कि रिस्ट्रिक्ट होता है बहुत सारा जॉइंट स्ट्रक्चर बहुत सारे इंसानों में, और बहुत सारे ह्यूमंस में जो जॉइंट स्ट्रक्चर होता है वो फ्री होता है, जिससे वो आराम से फ्लेक्सिबिलिटी अपना दिखा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जॉइंट्स अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। तो जॉइंट स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, समझ रहे होगे। तीसरा है एज एंड जेंडर। अगर कोई भी बच्चा जो है, अगर बच्चा को कंपेयर किया जाए एक बूढ़े से तो कौन फ्लेक्सिबल ज्यादा होगा, ऑब्वियसली एक बच्चा ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, यानी कि एज के साथ तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। और हाँ, मेल के कंपेयर में फीमेल की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, ये तुम सभी ने देखा होगा, यानी कि फीमेल बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है एज कंपेयर टू मेल। आई होप क्लियर होगा। चौथा क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट। अगर तुम लोग 10 मिनट अच्छे से वार्म अप करते हो तो इससे क्या होगा, तुम्हारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और तुम लोग ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हो। वही इसका अपोजिट, अगर तुम लोग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को कम करना चाहते हो तो 10 डिग्री सेल्सियस में तुम लोग कुछ देर रहोगे, यानी कि कम टेम्परेचर में रहोगे, तो तुम्हारा
जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा बॉडी का। समझ गए होगे। पांचवा है तुम लोगों का प्रीवियस इंजरी। अगर तुम्हारे बॉडी में कभी भी इंजरी हुई है ना, कभी भी तुम लोगों का बॉडी में इंजरी हुई है, तो तुम्हारा जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तुम लोग अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर सकते हो और तुम्हारा बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता है। इसलिए अगर तुम्हें इंजरी नहीं है तो तुम्हारा बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकता है। आई होप समझ गए होगे। तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक को, जो कि है तुम लोगों का इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, यानी कि तुम्हारे मस्कुलर सिस्टम में एक्सरसाइज का, कसरत का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा है, चलो इफेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला इफेक्ट क्या है? चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मस्कुलर सिस्टम, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारा जो मसल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बनता है, उसका साइज चेंज होता है, शेप चेंज होता है और काफी ज्यादा अच्छे लुक में तुम्हारे मसल्स आ जाते हैं। सेकंड क्या है? मसल रिमेन इन टोन पोजीशन, यानी कि तुम्हारा जो मसल है वो फूले फूले दिखेंगे, एस्थेटिक लुक में आ जाएगा और तुम्हारा जो बॉडी है वो काफी अच्छा दिखने लगेगा और तुम्हारे ओवरऑल बॉडी में ताकत भी बढ़ जाती है। तीसरा क्या है? कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट। रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारे मसल से जो फैट होता है, जो खराब फैट होता है, वो धीरे धीरे निकल जाता है, जिससे तुम्हारा ओवरऑल बॉडी काफी अच्छा बन जाता है। तुम लोग सारी चीजों से, सारी दिक्कतों से बच के रह सकते हो और एकदम फिट लाइफ जी सकते हो। चौथा क्या है? इफिशियंसी इन मूवमेंट ऑफ मसल, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारा जो मसल है ना वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है और काफी ज्यादा एफिशिएंटली सारी चीजों में काम करता है। पांचवा क्या है? बॉडी पोस्चर रिमेन करेक्ट, यानी कि अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारा जो मसल्स क्या है वो काफी अच्छे लुक में आता है, जिससे क्या होगा कि तुम्हारा जो बॉडी पोस्चर है वो इंप्रूव होता है और तुम्हारा जो बॉडी है वो काफी ज्यादा एस्थेटिक लुक देता है, जिससे तुम्हारी क्रश पट जाएगी। समझ रहे होगे। छठा क्या? इंप्रूव्स रिएक्शन टाइम। अगर तुम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो ओवरऑल तुम्हारा जो रिएक्शन टाइम होता है ना कोई भी काम को करने में, वो कम हो जाता है। कोई भी किसी भी चीज की तरफ तुम लोग जल्दी रिएक्ट करोगे और जिससे क्या होगा कि तुम्हारा रिएक्शन टाइम कम होगा। कोई भी काम को तुम लोग जल्दी जल्दी कर सकते हो अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो, क्योंकि तुम लोग एकदम फिट रहते हो अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो। अब आते हैं तीसरे टॉपिक के तरफ। तीसरे टॉपिक के तरफ जो कि है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है रेगुलर एक्सरसाइज से। सबसे पहला इफेक्ट क्या है? इंक्रीज इन साइज ऑफ हार्ट। तुम्हारा साइज ऑफ हार्ट, यानी कि तुम्हारे दिल का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। इसका क्या मतलब है? अगर रेगुलर एक्सरसाइज करोगे ना तो तुम्हारा जो हार्ट है उसका में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उसका साइज बढ़ जाएगा, जिससे तुम्हारा जो हार्ट है वो हेल्दी होता है और तुम्हारा जो हार्ट है वो अच्छे से पंप करता है पूरे ब्लड को। सेकंड क्या है? इंक्रीज ब्लड फ्लो। रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो कांस्टेंट रहेगा, काफी अच्छे से होते रहेगा। तीसरा क्या है? डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तुम्हारा जो बीपी है वो कंट्रोल में रहेगा और एकदम सर्टेन जितना होना चाहिए बीपी उतना ही तुम्हारा मेंटेन होके रहेगा पूरे बॉडी में। चौथा क्या है? इंक्रीज इन एंड्योरेंस। रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो एंड्योरेंस बढ़ जाता है। एंड्योरेंस मतलब कोई भी काम को तुम लोग लंबे टाइम तक कर सकते हो, लंबे टाइम तक कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। समझ रहे हो? लंबे टाइम तक एक्टिविटी को परफॉर्म करना है तो एंड्योरेंस बढ़ाना है तो रेगुलर एक्सरसाइज करो। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा एंड्योरेंस बढ़ाने की जरूरत है तुम्हें। पांचवा क्या है? क्विकर रिकवरी रेट, यानी कि अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारा बॉडी जो है वो अपने आप को उस अकॉर्डिंग ढाल लेता है, जिससे रिकवरी रेट तुम्हारे बॉडी का फास्ट हो जाता है। कभी भी इंजरी होगी तो तुम लोग उससे जल्दी रिकवर होगे। समझ गए होगे। छठा क्या है? इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम ओवरऑल बॉडी में इंक्रीज होगा, यानी कि तुम्हारा जो बॉडी है उसमें ज्यादा ब्लड तुम्हारा जनरेट होगा, जिससे तुम लोग काफी ज्यादा यंग दिखते रहोगे हमेशा। शिल्पा शेट्टी को देखते हो ना, कितना ज्यादा यंग दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि वो रेगुलर योगा, रेगुलर एक्सरसाइज करती है। समझ रहे होगे। बढ़ते अब हमारे फोर्थ टॉपिक की तरफ, जो कि है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, यानी कि कौन कौन से चेंजेस आते हैं जब तुम्हारी एज धीरे 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 करके बढ़ती है। सबसे पहला चेंज क्या है? चेंजेस इज मसल साइज एंड स्ट्रेंथ, यानी कि तुम्हारा जो मसल का साइज होता है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता है, कम हो जाता है और तुम्हारा मसल का स्ट्रेंथ, मसल की ताकत जो है वो कम हो जाती है जैसे ही तुम्हारी एज धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो सेकंड क्या है? चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कंपोजिशन, यानी कि तुम्हारा जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है ना वो धीरे 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 कम कर ड्रॉप होने लगता है जैसे जैसे तुम्हारा एज बढ़ता है, यानी बूढ़े लोगों में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। तीसरा
तीसरा क्या है, चेंजेस इन बोन डेंसिटी, यानी कि तुम्हारा जो बोन डेंसिटी होता है ना, जो हड्डी में बोन का डेंसिटी होता है ना, वो धीरे धीरे होके कम हो जाता है। जैसे तुम्हारा एज बढ़ता है, बोन डेंसिटी कम होगा तो तुम्हारा जो बोन्स है वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिससे किसी भी बूढ़े आदमी को फ्रैक्चर या बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा फेस करना पड़ता है एज के साथ। समझ गए होगे। चौथा क्या है, चेंजेस इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि जैसे जैसे तुम्हारा एज बढ़ेगा वैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तुम्हारा कमजोर होगा, यानी कि हार्ट तुम्हारा जो है, लंग्स जो तुम्हारा है वो धीरे धीरे होके कमजोर हो जाता है। समझ गए होगे। पांचवा क्या है, चेंजेस इन नर्वस सिस्टम, तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है ना वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है एज के साथ। क्यों स्लो हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा ऑब्वियसली एज बढ़ता है तो तुम्हारा बॉडी धीरे धीरे कमजोर होता है, नर्वस सिस्टम कमजोर होता है, जिससे नर्व इंपल्सेस बहुत धीरे तुम्हारी बॉडी भेजती है ओवरऑल बॉडी को। समझ गए होगे। छठा क्या है, चेंजेस इन फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे जैसे तुम्हारा एज बढ़ता है ना वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, तुम लोग कम अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल करते हो जैसे जैसे तुम्हारा एज बढ़ जाता है। तो ठीक है, समझ गए होगे। क्योंकि तुम लोग देखते होगे कि बूढ़े लोग जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं एज कंपेयर टू बच्चा जो 10 साल का है। आई होप क्लियर होगा। बढ़ते हमारे आखिरी और पांचवें टॉपिक की तरफ, जो कि है स्पोर्ट्स इंजरी। चलो इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। और हाँ, यहां तक अगर देख लिया ना वीडियो को, तो यार तुम्हारी पढ़ाई को आसान करने के लिए हमारे खुद के अर्निंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया, इंग्लिश के, फिजिकल एजुकेशन के और हिंदी के। और शूरवीर बैच को ज्वाइन कर लेना। अगर इस बैच को ज्वाइन करते हो तो फिजिकल एजुकेशन में 100 आउट ऑफ 100 कहीं नहीं गया है, और प्रीमियम नोट से पढ़ लेते हो तो यार तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का, अभी जाके हमारे ऐप से परचेज कर लो और एग्जाम में फुल मार्क्स ले आओ। तो अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पांचवें टॉपिक को। तो यार देखो, स्पोर्ट्स के फील्ड में जो इंजरी है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। हर एक इंडिविजुअल को कभी ना कभी इंजरी, चोट तो लगी होगी कोई भी स्पोर्ट्स को खेलते हुए। तो देखो यार, तुम्हारा जो स्पोर्ट इंजरी है ना उसे 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। पहला सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सेकंड है बोन इंजरी या फ्रैक्चर भी कह सकते हो, तीसरा है जॉइंट इंजरी। समझ गए, जिसे डिसलोकेशन कह सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में। इसके तुम्हें 6 टाइप्स पढ़ना है। सबसे पहला है कंट्यूशन, सेकंड है स्ट्रेन, तीसरा है स्प्रेन, 4 है तुम लोगों का एब्रेशन, 5वां है तुम्हारा लेसरेशन, 6ठा है तुम लोगों का इंसिजन। तो चलो डिटेल में पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कंट्यूशन क्या होता है। कंट्यूशन तुम लोगों का एक मसल इंजरी है जो कभी भी होता है तुम्हारे ब्रूज के जैसा, यानी कि कभी भी तुम लोग ग्राउंड में गिर जाते हो ना, और जब तुम्हारा बहुत जोर का ब्लीडिंग नहीं होता है, बस एक ब्रूज आ जाता है, यानी कि छोटा छोटा छिल जाता है, उससे हल्का हल्का खून आता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंट्यूशन। कंट्यूशन से कम तुम लोगों का खून आता है, ठीक है, यानी कि हल्का हल्का खून आता है। और उसके साथ साथ मेनली क्या देखा जाता है कि कंट्यूशन में जब चोट लगता है तुम्हारा तो ब्रूज हो जाता है, पर्टिकुलर जगह पे तुम्हारा काला काला धब्बा आ जाता है, मार्क आ जाता है। जनरली ये तुम लोगों को बॉक्सिंग में, रेसलिंग में और कबड्डी में देखा जाता है। इसमें यह होता है कि जिस पार्ट में तुम लोग गिरते हो ना और इंजरी होता है और कंट्यूशन होता है, उस जगह स्टिफनेस आ जाता है, यानी कि मसल टाइट हो जाता है, स्वेलिंग होता है और थोड़ा थोड़ा जो तुम्हारा स्किन है वो जलता है। समझ गए होगे, तुम लोग फिगर में भी देख सकते हो। और बाकी तो तुम लोग याद कर लेना, कुछ बहुत ही बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कंट्यूशन तुम्हारा। सेकंड क्या है तुम लोगों का स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है तुम लोगों का, स्ट्रेन एक मसल इंजरी है और स्ट्रेन तुम्हारा माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। अगर तुम लोगों का जो कंप्लीट मसल है ना तुम्हारा, यानी कि स्ट्रेन में कभी कभी जो तुम्हारा कंप्लीट मसल है वो रैप्चर हो जाता है, यानी कि पूरा जो मसल है उस पर चोट लग जाता है। और इन केस तुम्हारा जब कंप्लीट रैप्चर होता है ना, यानी कि जब बहुत जोर का चोट लगता है ना, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को तुम लोग, पर्टिकुलर लिम्ब को तुम लोग मूव नहीं कर सकते हो। सपोज करते मुझे यहां पे चोट लग गया जोर से, ठीक है, यानी कि नीचे हाथ के यहां पे लग गया चोट, तो मैं अपने पूरे हाथ को नहीं मूव कर सकता हूं। अगर करता हूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा पेन मिलता है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत फेस करना पड़ता है। इसमें तुम लोगों को खून ये सब ज्यादा नहीं लगेगा, अंदरूनी चोट लगेगी, जिससे तुम लोग अपने लिम्ब को, पार्ट को मूव नहीं कर सकते हो। इसमें बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, याद रखना। उसके साथ साथ ये जनरली इसलिए होता है जब तुम लोग अपने कोई भी चीज को, यानी कि अपने बॉडी पार्ट को जब बहुत ही जोर से ट्विस्ट कर दोगे, या फिर तुम्हारा जो मसल है ना वो टॉन हो जाएगा, मसल का जो टेंडन है वो तुम जोर से उसे खींच दोगे, तब तुम्हारा स्ट्रेन होता है। आई होप क्लियर होगा। तीसरा क्या है, स्प्रेन। स्प्रेन
तुम लोगों का लिगामेंट इंजरी है। और ये क्यों होता है? ये तुम्हारा ओवर स्ट्रेचिंग से होता है, या फिर तुम्हारा जब लिगामेंट टियर हो जाता है ना, तब तुम्हारा स्प्रेन होता है। तुम्हारा जो स्प्रेन है वो अलग अलग चीजों से हो जाता है, जैसे कि अगर तुम्हारा हाथ ट्विस्ट हो जाता है, अगर तुम जोर से गिर जाते हो, अगर जोर से तुम्हें कोई घूसा मार देता है, ठीक है, तो तुम्हारा स्प्रेन होता है। जनरली जो स्प्रेन होता है ना, ये तुम्हारा रिस्ट ज्वाइंट पे होता है और एंकल ज्वाइंट पे होता है। समझ गए होगे। चौथा देख लेते हैं जो कि एब्रेशन। एब्रेशन एक मेजर इंजरी है, यानी कि बहुत ही दिक्कत वाली इंजरी है। एब्रेशन तब होता है जब तुम लोग एक बहुत ही हार्ड सरफेस में जोर से गिर जाते हो, और जब जोर से गिरते हो तो तुम्हारा जो हड्डी होता है ना, जब स्किन के पास होता है तो उसमें बहुत ही गहरा चोट लगता है, जिससे तुम्हारा जो हड्डी में सीवियर टाइप का इंजरी हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। एब्रेशन जनरली बास्केटबॉल कोर्ट में होता है, यानी कि ऐसा जगह पे होता है जहां पे सरफेस काफी ज्यादा रफ होता है। सपोज तुम लोग मिट्टी में गिरोगे ना, तो कभी भी एब्रेशन नहीं होगा। बहुत ज्यादा जोर से गिर जाओगे तो अलग बात है, लेकिन ऐसा सरफेस जो सीमेंटेड होता है, काफी ज्यादा रफ होता है, और उसमें जोर से गिर जाओगे ना, तो तुम्हारे हड्डी में चोट लगेगा, ठीक है, पूरा स्किन भी छिल जाएगा और तुम्हारा हड्डी दिखने लगेगा। तो ये एक बहुत ही मेजर इंजरी है, याद रखना। पांचवा क्या है? लेसरेशन। लेसरेशन क्या होता है? ये तुम लोगों का सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होता है, जहां पे स्किन में ना कट हो जाता है, एक होल हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे फिगर में देख सकते हो। और तुम लोगों को करना क्या होता है लेसरेशन में? सिंपली से तुम लोगों को अफेक्टेड एरिया को अच्छे से सैनिटाइज करना पड़ता है, यानी कि अच्छे से साफ करना पड़ता है ताकि इंफेक्शन ना हो। समझ गए होगे। छठा क्या है तुम लोगों का? इंसिजन। इंसिजन खुद से किया जाता है। क्यों किया जाता है? इंसिजन बेसिकली तुम लोगों का क्लीन स्ट्रेट कट होता है, जो जानबूझ के कोई भी नाइफ से या फिर सर्जरी वाली टूल से किया जाता है सर्जरी करने के लिए। ये जानबूझ के किया जाता है कोई भी सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए, और इसमें जो ब्लीडिंग होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। तुम लोग फिगर देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है, इससे तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इंसिजन होता क्या है। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक को, जो कि है बोन इंजरी, यानी कि अलग अलग फ्रैक्चर्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखो यार, अलग अलग टाइप के बोन इंजरीज होते हैं, बोन फ्रैक्चर होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये जनरली बच्चों में देखा जाता है कि ये फ्रैक्चर होता है क्योंकि बच्चों का जो बोन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होता है। इसमें ये होता है कि तुम्हारा जो बोन है ना, उसमें थोड़ा सा क्रैक आ जाता है माइनर सा, जिससे तुम्हारे हड्डी जो है वो थोड़ी सी टूट जाती है, जैसे फिगर में देख सकते हो। इसे हम लोग ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। सेकेंड है तुम लोगों का कम्युनेटेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है? इसमें तुम्हारा जो बोन्स है वो 2 या 3 से ज्यादा पीसेस में टूट जाती है, और ये तब होता है जब बहुत ही मेजर एक्सीडेंट होता है और तुम्हारा बोन अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है। और ये एक मेजर एक्सीडेंट में होता है, जैसे कि मोटरसाइकिल रेस में या फिर कोई भी रेस में जब होता है, तब ये तुम लोगों का फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तीसरा क्या है? इंपैक्टेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि तुम्हारा एक बोन जो है वो दूसरे बोन के अंदर घुस जाता है, जिससे क्या होता है? बोन का हाइट छोटा हो जाता है और तुम्हारा जो बोन है वो काफी ज्यादा पेन देता है, स्वेलिंग देता है, और अपने पार्ट को तुम लोग हिला भी नहीं सकते हो। ये काफी ज्यादा पेनफुल होता है और केवल सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है। चौथा क्या है? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। जब तुम्हारा फ्रैक्चर 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री के एक्सिस में जब तुम्हारा बोन टूट जाता है, तब तुम्हें इसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। फिगर में तुम लोग देख सकते हो। पांचवा क्या है तुम लोगों का? ऑब्लिक फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है? तुम्हारा जो बोन है ना वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है अलग अलग एंगल में, ठीक है, अलग अलग एंगल में टूट जाता है बोन, जैसे फिगर में देख सकते हो। बाकी याद कर लेना, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। समझ गए होगे। ये तुम्हारा एक डेंजरस इंजरी है और एकदम केयरफुल ट्रीटमेंट से ही तुम्हारा ऑब्लिक फ्रैक्चर ठीक हो सकता है। समझ गए होगे। बढ़ते हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ और ये समझ लेते हैं कि जॉइंट इंजरीज क्या होता है, यानी कि डिसलोकेशन अलग अलग क्या होता है। तो यार सबसे पहला डिसलोकेशन है तुम्हारा डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। जब तुम्हें बहुत जोर से लोअर जॉ पे, जॉ के एरिया में चोट लगता है, जब तुम लोग जॉ के बल में अपने नीचे के जो चिन होता है ना, उसके चिन के बल पे तुम लोग जोर से नीचे गिर जाते हो, तो तुम्हारा डिसलोकेट हो जाता है पूरा जॉ, जिससे तुम्हारा जो जॉ लाइन है ना वो एकदम उल्टा सीधा हो जाता है और बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। तुम लोग अच्छे से खाना भी नहीं खा सकते हो। समझ रहे हो?
सेकंड क्या है, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट, यानी कि अगर तुम्हारा जो शोल्डर है उसका ज्वाइंट डिसलोकेट हो जाता है और वो एक गलत जगह पे चला जाता है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर डिसलोकेशन तब होता है जब तुम लोग सडनली अचानक ही जोर से शोल्डर के बल पे कहीं गिर जाते हो, कहीं हार्ड सरफेस में, तो तभी तुम लोगों का होता है शोल्डर इंजरी। तुम लोग अगर उठाओगे डेडलिफ्ट तब शोल्डर इंजरी हो जाता है, तुम्हारा शोल्डर पूरा डिसलोकेट हो जाएगा और एक बार डिसलोकेट हुआ तो वो वापस से फिक्स करने में बहुत ही ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है, इसलिए अपने शोल्डर को बचा के रखो। तीसरा क्या है, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा हिप जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो जाता है। तुम लोगों को क्या करना है, नाम को पढ़ना है, यानी कि नाम से समझ आ जाएगा कि तुम्हारा जो जॉइंट है हिप रीजन का वो डिसलोकेट हो जाएगा। बाकी तुम लोग आराम से इस चीज को याद कर सकते हो। तुम्हारा हिप जॉइंट तब डिसलोकेट होता है जब तुम लोग काफी ज्यादा हैवी चीज उठा रहे होते हो। इससे क्या होता है, तुम्हारा हिप का जो जॉइंट होता है वो इधर उधर हो जाता है, समझ गए होगे। था और आखिरी हम लोगों का डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट, यानी कि ये जो तुम लोग रिस्ट देख रहे हो ना, कलाई देख रहे हो ना, ये डिसलोकेट हो जाएगा और डिसलोकेट होगा तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, समझ रहे हो, यानी कि अपना पोजीशन ये नहीं मेंटेन कर पाएगा। जैसे मैं आराम से फ्रीली अभी रोटेट कर पा रहा हूं ना, वैसे नहीं कर सकता हूं अगर डिसलोकेशन हो गया तो। डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट स्पोर्ट्स पर्सन को होता है मेनली जो रन लेने, यानी कि उनका हाथ में जब वो काफी बहुत ही ज्यादा जोर से डाइव मारते हैं और उनका सारा फोर्स जो है वो रिस्ट पे जाता है, तब उनका जो रिस्ट है वो डिसलोकेट हो जाता है। आई होप तुम लोग समझ गए होगे, जब बहुत ही जोर से कोई गिर जाता है अपने रिस्ट के बल तो रिस्ट डिसलोकेट हो जाता है, समझ गए होगे। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट एरिया खुला है, कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं 5K लाइक्स। आई होप तुम लोग कंप्लीट कर दोगे और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, आंसर चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं। और उसके साथ साथ अगर पर्सनल क्वेरी होगी तो इंस्टा पे तुम लोग डीएम करके पूछ सकते हो, सारी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, प्रीमियम नोट्स और सूरवीर बैच को याद से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।